प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह पर्यावरण पेडागोजी के अध्याय क्रमांक 5 अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियां और गतिविधियां। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने इस शानदार सेशन को। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के प्रमुख तरीके क्या हैं। ठीक है, हम इनमें जो प्रविधियां हैं, जो विधियां हैं, उनको हम इस विषय में बात करेंगे। जो हमारे पर्यावरण के अध्ययन की जो प्रमुख प्रविधियां हैं और गतिविधियां। ठीक है, आज हम उन प्रविधियों और गतिविधियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हम जो पहली हमारी विधि है उसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहली क्या है? दत्तकार विधि। ठीक है, यानी दत्तकार का मतलब होता है असाइनमेंट। दत्त का मतलब होता है देना, दत्त का मतलब होता है देना, और कार्य विधि यानी असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब होता है जैसे आप लोगों को भी विद्यालय में कुछ असाइनमेंट दिए जाते होंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, है ना, उनको लिखने के लिए। इस प्रकार क्या होता है, जो असाइनमेंट होता है उसको हम दत्तकार कहते हैं। ठीक है, असाइनमेंट प्रेरक का कार्य करता है। जो दत्तकार होता है, जो असाइनमेंट होता है, वह किसका कार्य करता है? प्रेरक का कार्य करता है। प्रेरक का मतलब बच्चों में मोटिवेशन जगाता है, उनको किसी भी कार्य करने के प्रति क्या उत्साहित करता है। ठीक है, कि उन्हें यह कार्य करना चाहिए और उससे क्या होगा, उन्हें ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, स्वयं करके सीखने की भावना का विकास करता है। क्योंकि जब हम बच्चों को असाइनमेंट देंगे, है ना, किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहेंगे, तो क्या करेंगे, बच्चों में जो सीखने की भावना है उसका विकास होता है। क्योंकि जब वो असाइनमेंट का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनको कुछ नई नई चीज़ें सीखना है। जैसे अगर हमें पर्यावरण के बारे में उन्हें कहना कि आप बच्चों क्या करो कि आप असाइनमेंट बनाओ, तो क्या करेंगे, पर्यावरण से संबंधित ज्ञान को अर्जित करेंगे, सीखेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में क्या होता है ना, पर्यावरण के संसाधन क्या हैं। इस प्रकार क्या होगा, उनमें सीखने की भावना का विकास होता है। असाइनमेंट यानी दत्तकार द्वारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान को दृढ़ एवं स्थायी बनाया जा सकता है। क्योंकि जब बच्चे असाइनमेंट बनाएंगे, दत्तकार करेंगे, तो उससे जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी वह क्या होगा, वह ज्ञान मजबूत होगा, स्थायी होगा। ठीक है, लंबे समय तक टिकेगा ऐसा ज्ञान। ठीक है, स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। स्वाध्याय मतलब जो बच्चे होते हैं, स्वाध्याय यानी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हुए स्वयं अपने कार्य को करते हैं, तो इस योग्यता का भी उसमें क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, अगर हम इसके गुण दोषों की बात करें, तो असाइनमेंट कार्यविधि विद्यार्थियों की क्षमता, बुद्धि, रुचि, मानसिक योग्यता को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। जो हमें असाइनमेंट बनाना चाहिए, बच्चों के लिए दत्त कार्य देना चाहिए, हमें उनकी योग्यताओं का व्यवस्थित रूप से देखभाल करके ही देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा कम बुद्धि का है, कम योग्यता का, तो उसे थोड़े आसान और सरल असाइनमेंट देना चाहिए। अगर बच्चा अच्छी बुद्धि का है, उच्च योग्यता का है, रुचि भी है उसकी, तो उसमें जो है तो बच्चे को अधिक से जो है तो बढ़िया, थोड़ी कठिन स्तर वाला ही क्या देना चाहिए, असाइनमेंट देना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसकी क्षमता के अनुसार देना चाहिए, योग्यता के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, रुचि के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, वह विद्यार्थियों के जीवन में उपयोगी होना चाहिए। यानी हमें ऐसे असाइनमेंट देना चाहिए जो बच्चों के जीवन के लिए उपयोगी है, जिनका उपयोग वह अपने जीवन में कर सके। जैसे अगर हमें जल संरक्षण से संबंधित अगर कुछ असाइनमेंट दे दिए, तो बच्चों में चूंकि जल के प्रति ज्ञान का विकास होगा, हमें पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए, है ना। अगर हमें पेड़ों किससे संबंधित असाइनमेंट दे दिए, तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। इस प्रकार क्या होगा, बच्चे जीवन उपयोगी उन ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करेंगे। क्योंकि जब उन्हें जानकारी होगी कि हमें जल को संरक्षित करना चाहिए, है ना, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, समाज में भी एक अच्छा ज्ञान फैलेगा। ठीक है, सरल से जटिल की ओर, यानी बच्चों को हमें कैसे असाइनमेंट देना चाहिए, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चे पहले क्या होगा, छोटी छोटी इकाइयों को जानेंगे, सरल करेंगे, फिर उसके बाद जटिल इकाइयों के बारे में जाएंगे। जैसे अगर बच्चों को असाइनमेंट दे दिया गया कि आप जो है तो पर्यावरण के बारे में जानकारी, तो पहले 1-2 पेड़ बनाएंगे, धीरे धीरे क्या पेड़ वो जानेंगे पेड़ क्या है ना, पेड़ों से क्या होता है, पेड़ों से लकड़ी प्राप्त होती है,
धीरे धीरे फिर जो जानेंगे पेड़ क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। इस प्रकार क्या है कि पहले वो सरल चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद जटिल चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। परस्पर सामंजस्य होना चाहिए, यानी असाइनमेंट और छात्र में क्या होना चाहिए, परस्पर सामंजस्य होना चाहिए, यानी उनमें एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के समान होने चाहिए, ठीक है। चलिए, हमने क्या प्रदत्त विधि देखी जिसे हम असाइनमेंट विधि कहते हैं। अब हम देखेंगे एजुसेट विधि, ठीक है। इस प्रणाली सैटेलाइट के माध्यम से सीधा स्कूलों की कक्षाओं में प्रसारण किया जाता है। जो एजुसेट प्रणाली है, जो एजुसेट सिस्टम है, यह सैटेलाइट के माध्यम, क्योंकि अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है। जो अंतरिक्ष की कक्षाएं हैं वहाँ पे सैटेलाइट को स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से क्या होता है, सीधा प्रसारण स्कूलों में किया जाता है, ठीक है। इस दूसरी क्या है, विश्लेषण विधि। यह क्या, अज्ञात से ज्ञात की ओर। पहले हम इसमें अज्ञात राशियों को ज्ञात करते हैं, फिर ज्ञात राशियों की, है ना, जिससे हम अज्ञात राशि से फिर ज्ञात राशियों की ओर चलते हैं, ठीक है। छात्र स्वयं अवलोकन करते हैं। इस विधि में क्या होता है, जो हमारे छात्र होते हैं वह स्वयं अवलोकन करते हैं। स्वलोकन की क्रिया का विकास होता है ना। तथ्य तथा समस्या को खंडों में विभाजित किया जाता है। इसमें जो तथ्य हैं, जो समस्याएं हैं, उनको क्या किया जाता है, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे खंडों में हम समस्याओं को क्या करते हैं, विश्लेषित करते हैं और उनका एक एक करके समाधान करते हैं, ठीक है। फिर इसमें फिर आगे देखते हैं कि इसके अगर गुण की बात करें विश्लेषण विधि के, तो खोज की प्रभावशाली विधि। यह प्रभावशाली विधि क्यों है, क्योंकि इसमें जब हम छोटी छोटी खंडों में विभाजित करेंगे तो समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खोज की भावना को जागृत करना पड़ेगा। तो इससे क्या करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें आपको, जैसे 5 + 5 × 5, तो इसको क्या 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 करेंगे हम, पहले छोटे छोटे, पहले हम 5 और 5 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जब 5 और 5 जुड़ जाएगा तो फिर गुणा कर देंगे 5 में। तो इससे क्या होगा कि खोज की प्रभावशीलता भी बढ़ती है, ठीक है। फिर क्या है, छात्रों को विचार अवसर करने का अवसर मिलता है। जब चूंकि छोटी छोटी समस्याओं पर वो उसको क्या करने, डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, उनके में जो विचार करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जब बड़ा टॉपिक रहेगा तो विचार की भी संभावना कम रहती है, लेकिन जैसे ही छोटा टॉपिक हो जाएगा बच्चों में जो क्या करें, विचार की भावना बढ़ जाती है, ठीक है। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। इससे क्या होगा, जो बच्चों के द्वारा अर्जित ज्ञान है, इससे जो ज्ञान मिलेगा वह स्थायी रहेगा। जो जब बच्चा जान जाएगा कि 5 और 5 10 होते हैं, और जब इस 10 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 50 होगा, तो इससे क्या वह ज्ञान उसके लिए स्थायी हो जाएगा और उसको वह कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। फिर आती है संश्लेषण विधि, है ना। यह क्या, हमारी संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि क्या होती है, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। अज्ञात, ज्ञात मतलब जैसे ज्ञात का मतलब होता है जब हमें जानकारी ज्ञान है, उस जानकारी हमारे संज्ञान में है, उसको हम फिर उसके माध्यम से अज्ञात राशियों को ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें आपको यहाँ पे कि 2 + 2, ठीक है, ये हम तो जानते हैं कि 2 और +2 ये हमारे पास ज्ञात राशियाँ हैं, लेकिन अज्ञात राशि क्या हो जाएगी कि जब हम 2 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह क्या, यह अज्ञात राशि है। तो इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात, यानी हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ठीक है। खंडों से प्राप्त ज्ञान को समग्र रूप में करना। जो हमारे ये खंड हैं, हमारी ये क्या है, 2 और 2 खंड हैं, ठीक है। इससे हम क्या, एक समग्र रूप ले लिए। समग्र रूप क्या ले लिए, 4 ले लिए, ठीक है। इस प्रकार जो है तो हम खंडों से प्राप्त ज्ञान को समग्र रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इस विधि के गुण, तो इसमें समय कम लगता है, काफ़ी सरल विधि है, मंद बुद्धि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यह कैसी विधि है, इसमें समय कम लगता है ना। फिर चूंकि समय कम इसलिए लगा कि क्योंकि हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, ठीक है। काफ़ी सरल विधि है, इसमें काफ़ी सरल विधि होती है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। मंद बुद्धि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यह उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो छात्र क्या है, मंद बुद्धि के हैं, थोड़े कम दिमाग के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह कैसी विधि है, सीखने की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दोष, अगर इसके कुछ दोष की बात करें तो तर्क व निर्णय शक्ति के विकास को कम अवसर मिलते हैं। क्योंकि इसमें राशियां हमें ज्ञात होती है तो इससे क्या, हमें तर्क शक्ति के लिए कम समय मिलता है, निर्णय लेने के लिए कम समय मिलता है, ठीक है।
छात्र अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या दिया, हमें ज्ञात राशि पहले ही दे दी जाती है। इससे क्या होगा, जो बच्चे होते हुए स्वयं प्रयास नहीं करते और जिसके कारण वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, यह इसके कुछ दोष हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या है, आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर चलना। क्या कौन सी विधि है, आगमन विधि, यानी पहले हमें उदाहरण दे दिया जाता है, उसके बाद फिर नियम बताए जाते हैं। इसमें मुख्य 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य मतलब पहले हमें क्या विशिष्ट राशियां बता दी जाएगी। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। ठीक है, तो इससे कि यह क्या है, यह एक विशिष्ट राशि है। इससे हमें क्या क्या सामान्य की ओर चलना है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें पहले हमें ज्ञात राशियां दे दी जाएंगी, उसके बाद हम अज्ञात राशियों की खोज करेंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी हमें इसमें क्या है कि पहले बड़े स्तर को दे दिया जाएगा। ठीक है, बड़े स्तर से फिर हम छोटे छोटे स्तरों में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो 100 है, इसको हमें घटाना है ना, 50 से, फिर 20 से। तो इस प्रकार क्या है कि हम स्थूल पहले एक स्थायी फिर छोटे छोटे भागों में चलेंगे। ठीक है, पद अगर उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन, इसमें क्या होता है, इसके जो पद होते हैं पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद उसका सामान्यीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन किया जाता है और फिर सत्यापन किया जाता है। ठीक है, इस विधि की अगर हम गुण की बात करें तो इसमें आत्मविश्वास का विकास करना, क्योंकि जब आगमन विधि रहेगी तो इसके माध्यम से जब हमारे पास विशिष्ट समान की ओर, तो हमारा क्या आत्मविश्वास में विकसित होगी। रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाता है। इस विधि में क्या जो रटने की प्रवृत्ति है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, रटने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पहले इनका ज्ञान जो स्थायी हो जाता है और यह ज्ञात से अज्ञात, क्योंकि इन्हें राशि ज्ञात होती है जिसके कारण इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, यह छोटी कक्षाओं में उपयोगी है, यह बड़ी बड़ी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। जो आगमन विधि है वह छोटी कक्षाओं में उपयोगी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है इसमें, जो बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास होता है। अगर इसके दोष की बात करें तो समय व श्रम अधिक लगता है। इसमें क्या समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो है तो बच्चे ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। अधिक उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। यह जो विधि है यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, स्वयं को पूर्ण नहीं, इसमें जो है तो स्वयं को पूर्ण नहीं समझा जाता। ठीक है, चलिए फिर क्या है, यह निगमन एक दूसरे के पूरक है। आगमन विधि और निगमन विधि क्या है, यह एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। हम बात करेंगे निगमन विधि की। तो आगमन विधि की विपरीत प्रक्रिया, पहले नियम फिर उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल। तो यह बिल्कुल सेम टू सेम आगमन विधि का क्या उल्टी विधि, विपरीत विधि। इसमें क्या किया जाता है, पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिया जाता है। आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट, इसमें जो है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं और आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। अज्ञात से ज्ञात, इसमें ज्ञात राशियों को ज्ञात करते हैं और उसमें क्या होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल, इसमें क्या किया जाता है कि पहले छोटी छोटी इकाइयों से बड़ी इकाई की ओर चला जाता है और उसमें जो है तो बड़ी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर चला जाता है। ठीक है, फिर इसमें पद पहले नियम और परिभाषा दे दी जाती है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद निष्कर्ष और सत्यापन किया जाता है। जैसे नियम बता दिए कि 2 और 2 4 होगा, उदाहरण दे दिया कि 2 और 2 को जोड़िए, फिर निष्कर्ष निकला और उसका सत्यापन किया जाता है। ठीक है, इसके अगर गुण की बात करें तो यह उच्च कक्षाओं में अधिक उपयोगी है। यह जो निगमन विधि है यह बड़ी कक्षाओं में अधिक उपयोगी है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग सभी विषयों में आसानी से किया जा सकता है ना। इस जो यह निगमन विधि है इस विधि का प्रयोग सभी विषयों में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें समय और श्रम कम लगता है। इस विधि में क्या है कि इसमें जो समय और श्रम कम लगता है, क्योंकि हमें पहले ही नियम क्या कर दिया, पहले ही नियम बता दिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अगर दोष की बात करें तो रटने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि इसमें जो नियम बताए जाते हैं तो उसके लिए क्या करना, हमें रटना पड़ता है कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab होता है। तो जब तक हम इसे रटेंगे नहीं तब तक आगे बनेगा नहीं। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उचित विकास नहीं करती। यह जो विधि है यह वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उनका विकास करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, खोज की भावना, अन्वेषण की भावना का विकास नहीं करती। यह जो विधि है खोज और अन्वेषण
की भावना का विकास नहीं करती है, लेकिन आगमन विधि करती है। ठीक है, चलिए आगमन और निगमन विधि एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो यह एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आगमन विधि निगमन विधि से उन्नत एवं अधिक लाभप्रद है। जो आगमन विधि है, जो आगमन विधि है वह निगमन विधि से उन्नत, उन्नत का मतलब अच्छी है और अधिक लाभप्रद है। यानी आगमन विधि से निगमन विधि की अपेक्षा आगमन विधि में ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, दोनों विधियों में सर्वप्रथम आगमन विधि का प्रयोग करते हुए तत्पश्चात निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। हमें इन दोनों विधियों में अगर बोला जाए कि आप दोनों विधियों में सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो हमें सबसे पहले आगमन विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हमें निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, इस विधि को अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इस विधि में के जन्मदाता कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि के जन्मदाता कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उन्होंने इसका आधार हार्वर्ड स्पेयर के इस कथन पर रखा रखा कि बालकों में जितना संभव हो बताया ना जाए और उनको जितना अधिक संभव हो खोजने को प्रोत्साहित किया जाए। यानी इसमें उन्होंने यह कथन रखा आर्मस्ट्रॉन्ग ने कि बच्चों में जो है तो क्या करना चाहिए, उन्हें किसी भी समस्या का हल बताना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, खोजने के लिए जितना संभव हो सके खोजने के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चों को अगर सवाल दे दिया जाए कि 2+2 कितना होता है, तो हमें यह नहीं बता देना चाहिए कि उसके लिए कि ये होता है, हमें उन्हें खोजने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इस विधि में प्रमुख उद्देश्य बालकों में खोज की प्रवृत्ति का उदय करना। इस विधि का जो प्रमुख उद्देश्य है यह है कि इसमें जो बच्चे हैं उनमें खोज की प्रवृत्ति का उदय करना है। ठीक है, इस विधि में बालक ज्ञान की ऊपर लादा नहीं जाता, बल्कि उन्हें स्वयं सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या है, बच्चों को रटाया नहीं जाता कि उनमें ज्ञान का बोझ डाल दिया जाए। उनमें क्या, सेंस ऑफ ह्यूमर यानी सोचने की तर्क शक्ति का विकास किया जाता है। किसमें, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि में। ठीक है, इसमें अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र को अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने दे। इसमें जो छात्र हैं इसमें जो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों में खोज के जो प्रमुख माध्यम है उनको में अन्वेषण करें, उनमें खोज करके उन्हें विकसित करने के प्रमुख रास्ते प्रस्तुत करें। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि की अगर पद की बात करें तो समस्या की उपस्थिति, अध्यापक छात्रों के सामने किसी समस्या को प्रस्तुत करता। जो इसकी प्रमुख विधियों के पद पहले क्या है, समस्या की उपस्थिति क्या करता है, जो शिक्षक होता है वह बच्चों के सामने एक समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे समस्या उत्पन्न कर दिए कि बच्चों आप जो है तो रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, अब तथ्यों की खोज में छात्रों की समस्या संबंधित जो जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समस्या क्या हो गई कि आप रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको वहाँ पे तथ्यों की खोज करना कि वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं, प्राकृतिक संसाधन है, कृत्रिम संसाधन है ना, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सब क्या आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जब बच्चे जाएंगे तो उन्हें रोड दिखाई देगी, है ना, भवन, पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी दिखाई देंगे। ठीक है, तथ्यों की खोज। इसके बाद क्या है, परिकल्पना का निर्माण। क्या, परिकल्पना का निर्माण यानी इसमें छात्र तथ्यों के आधार पर समस्या के हल का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे अगर प्रदूषण है तो उसमें जो समस्या उसका हल अनुमान लगा कि हमें प्रदूषण को नहीं फैलाना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को सड़क के किनारे लगाने चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ठीक है, छात्र परिकल्पना का परीक्षण, इसमें क्या होता है, छात्रों के अनुमानों का परीक्षण करते हैं किसमें, ह्यूरिस्टिक विधि में। ठीक है, उसके बाद किया जाता है छात्र नियम का निर्धारण, यानी सत्य एवं शुद्ध परिकल्पनाओं को अपनाकर छात्र नियम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, यह किसमें होता है, ह्यूरिस्टिक विधि में। ठीक है, चलिए फिर क्या, इसके गुण की बात करें तो बालक जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है वह स्वयं अपने ही प्रयास से प्राप्त करता है, अतः यह ज्ञान इसके मस्तिष्क में स्थायी हो। इस विधि में क्या होता है, जो बालक होता है वह स्वयं खोज करके ज्ञान की प्राप्ति करता है, जिसके कारण जो उसका जो ज्ञान है वह स्थायी हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है ना। इस विधि में जो छात्र होता है वह समस्त कार्य कक्षा में ही समाप्त कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो छात्र है वह उस अपने जो सारे कार्य हैं, जो सारी विधियां हैं वह केवल कक्षा में बैठे बैठे ही
क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। ठीक है, इस विधि में बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में समन्वय स्वाभाविक ढंग से होता है, क्योंकि जब यह विधि चूंकि करके सीखने पर आधारित होती है, इसमें जो बालक की जो मानसिक क्रिया है और शारीरिक क्रिया है वह क्या समन्वय ढंग से कार्य करती है। ठीक है, यह विधि छात्र को आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती है। यह विधि पाठ्य वस्तु को बोधगम्य तथा सरल बनाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो छात्र है उसमें आत्मनिर्भर बनने की सक्रिय भूमिका निभाती है। कौन सी विधि, हॉरिस्टिक विधि। ठीक है, यह विधि पाठ्य पुस्तक को बोधगम्य का मतलब होता है सरल एवं सहज तथा सरल बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधि में छात्र समस्त कार्य कक्षा में ही समाप्त कर यह विधि सक्रिय भूमि यह पाठ्य पुस्तक बोधगम्य प्राथमिक के लिए अनुपयोगी है। यह जो करके सीखने वाली विधि है, यह जो हॉरिस्टिक विधि है, यह प्राथमिक कक्षा के लिए अनुपयोगी है। ठीक है, यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। व्ययपूर्ण समय तथा श्रम होता है, इसमें व्यय की भी आवश्यकता होती है, समय की भी आवश्यकता होती है और अधिक मेहनत की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, हम बात करेंगे भ्रमण विधि के बारे में। ठीक है, तो वाल्टर महोदय कहते हैं कि पर्यावरण विषय के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को वस्तुओं तथा स्वयं निरीक्षण करने तथा उनको अपने स्वाभाविक रूप देखने के लिए अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि पर्यावरण विषय के ज्ञान के बारे में विद्यार्थियों को वस्तुओं, जो पर्यावरण की जो वस्तुएं हैं उनका स्वयं निरीक्षण करना चाहिए तथा उनको अपने स्वाभाविक रूप से उन्हें देखने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए क्या है, भ्रमण एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जब बच्चे भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तो उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। भ्रमण केवल इसलिए नहीं कराया जाना चाहिए कि उनका इरादा एक दायित्व है, बल्कि उनमें औपचारिकता ना होते हुए तथ्यात्मक होनी चाहिए। तो भ्रमण हमें बच्चों के लिए इसलिए नहीं कराना चाहिए कि उनको खाली घूमने ही जाना, बल्कि बच्चों को जब घूमने जाएं, जब भ्रमण करें, तो नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, है ना, नई नई चीज़ों को जानना चाहिए, वहाँ पे कुछ तथ्यात्मक विचार विमर्श भी होने चाहिए। ठीक है, भ्रमण के अगर हम बात करें कुछ लाभों के बारे में, तो इससे क्या होगा, भ्रमण के द्वारा छात्रों को अपनी पढ़ी वस्तुओं, सिद्धांतों, नियमों, बाहरी जगत में जाकर स्पष्टीकरण करने का व्यापक अवसर मिलता है। क्या होता है कि जो छात्र कक्षा में जो नियम पढ़ते हैं, जो तथ्य पढ़ते हैं, जैसे तद नियम क्या हो गए कि पेड़ वनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करते हैं। पेड़ों में जो है तो विभिन्न प्रकार की फल प्राप्त होते हैं। आम के पेड़ इस प्रकार के होते हैं, जामुन के पेड़, केले के पेड़, है ना, सेब के पेड़। जब बच्चे भ्रमण करेंगे तो जानेंगे कि आम का पेड़ किस तरह का होता है, केले का पेड़ किस तरह का होता है, सड़कें किस तरह की होती है, वायु प्रदूषण किस तरह का होता है। ठीक है, भ्रमण के द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, बच्चों जब भ्रमण करेंगे तो उनमें अपने पर्यावरण और विज्ञान के प्रति अधिक अच्छी रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, आई होप साथियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा और पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे परिवार में नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस प्रकार यह टॉपिक लगा।